नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाजरे की उन्नत तकनीक से बुआई किस तरह से करें, भेड़ पालन व्यवसाय में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, अपने राज्य में बाजरे की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जैसा कि इस समय बाजरे की बुआई चल रही है, तो जो किसान बाजरे की खेती करना चाहते हैं वे इससे अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के विषय विशेषज्ञ BL ओला से। किसान भाइयों, जैसा अपने जानते हैं कि अभी खरीफ सीजन में बाजरा मुख्य फसल है, तो इस फसल की अपने बुआई कैसे करें, कितनी बीज की मात्रा डालें, इसके ऊपर आज अपने चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अभी जो खरीफ के अंदर अपने बाजरा लगाएंगे तो इसके लिए 3 से 4 हेरो या कल्टीवेटर द्वारा जुताई करके जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तब तक जुताई करके अपने को खेत की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ इस सीजन में बुआई करने के लिए अपने को अगर रबी सीजन के अंदर आपने गोबर का खाद नहीं डाला है तो वो बुआई के 20 से 25 दिन पहले डाल देना चाहिए, ताकि वो सड़ गल के तैयार हो जाए और जैसे ही अपनी फसल की बुआई होगी तो उसको समय पे उसमें से पोषक तत्व मिलना प्रारंभ हो जाए। प्रदेश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में बाजरा का महत्वपूर्ण स्थान है। जो किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं उन्हें फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक खेत में डालना चाहिए। सामान्य तौर पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही करनी चाहिए। जो किसान भाई असंचित दशा में बाजरा की खेती करना चाहते हैं उन्हें यूरिया 130 किलोग्राम और SSP 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। जो किसान संचित दशा में बाजरा की खेती करना चाहते हैं वो यूरिया 100 किलोग्राम और SSP 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं। शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। अभी जब अपने किसान भाइयों जब भी बीज बीजते हैं तो अपने को सबसे पहले ही अच्छा बीज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने बाजरे की जो इम्प्रूव्ड किस्में हैं या हाइब्रिड किस्में हैं उनमें से जैसे RHB 171 है, RHB 177 है, RHB 154 है, RHB 121 है, HHB 67 इम्प्रूव्ड है, HHB 67-2 है, MPMH 17 जो अभी लेटेस्ट अच्छी वैरायटी है, MPMH 21 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इन वैरायटियों का किसान भाई उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फिर आपने अच्छी वैरायटी खरीद ली है, लेकिन उसमें हम कई बार देखते हैं कि किसान भाई बीज की मात्रा या तो वो कम डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं। तो किसान भाइयों, जो बीज की मात्रा है जो प्रति हेक्टेयर यानी 4 बीघा के अंदर अपने को 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना, पक्का 1 बीघा में 1 किलोग्राम बीज की मात्रा ही डालनी है, ताकि अब उससे अगर पौधों की संख्या सही रहेगी तो उससे अपने को अच्छा उत्पादन मिलेगा और साथ ही साथ उसका पौधे का अच्छा विकास होगा। आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों से अछूती नहीं। ऐसे में बाजरा की बुआई से बीजों को बहुत कम खर्चे में उपचारित करके फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से काफी हद तक बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बीज को नमक के 20% घोल में उपचारित करें। इसके बाद थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन करें और इसके बाद कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजोटोबैक्टर और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए।
अगर जैसे हम देखते हैं कि किसान भाई जैसे बारिश हो जाती है या होने वाली होती है, मानसून 2 या 3 दिन के लिए कम से कम रहता है, लेकिन वो बारिश हो रही हो तो भी बीज देते हैं। तो थोड़ा सा अगर वो आजकल तो अखबार में भी आती है, उसका ध्यान रख करके बुआई करें, मौसम के देख करके बुआई करें ताकि उनको दोबारा बिजाई नहीं करनी पड़े। पौधे से पौधे की दूरी इसमें 10 सेंटीमीटर रखें और या 15 सेंटीमीटर भी रख सकते, 10 से 15 के बीच में। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 से 45 सेंटीमीटर रख के अपने बाजरे का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाजरा फसल की अच्छी पैदावार हो और आने वाले समय में भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए बुआई के बाद फसल में कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करना होगा, इस बारे में जानते हैं। जिन किसान भाइयों के अगर खरपतवार की समस्या है या ज़मीन ज़्यादा है और पिछली सीजन में भी बहुत ज़्यादा खरपतवार आए थे, तो वो किसान भाई बाजरे के अंदर एट्राजिन 50% की जो दवा आती है, शाकनाशी जिसको बोलते हैं, उसका 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद और अंकुरण से पहले डाल सकते हैं, या जिसको अर्ली इमरजेंसी बोलते हैं, या इसके 15 से 20 दिन बाद में भी इसका स्प्रे करके अपने जो बाजरे के अंदर खरपतवार है उनका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भेड़ पालन व्यवसाय को कम लागत में शुरू कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन इस व्यवसाय से लाभ को बरकरार बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप इनका पालन वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आप भेड़ पालन व्यवसाय में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वर्मा से। जिस तरह से अन्य पशुओं को किसान भाई पालते हैं, उसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भेड़ पालन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसान की आय को बढ़ाने में। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छा आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है, जिन क्षेत्रों में भेड़ पालन किया जाता है उनमें सबसे सर्वप्रथम चीज़ ये होती है कि हमें की नस्ल के बारे में विशेष तौर से चयन करना चाहिए कि उस क्षेत्र में कौन सी नस्ल उपयुक्त रहेगी, क्योंकि भेड़ के केस में अलग अलग उद्देश्य से उनकी नस्लों का चुनाव किया जाता है। बहुत सारी नस्लें हैं जिनको ऊन के उत्पादन की दृष्टिकोण से किसान भाई पालते हैं, और बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिनको उनके मांस के दृष्टिकोण से पाला जाता है। तो इसलिए अपने क्षेत्र के अनुसार जो नस्लें हैं भेड़ की, उनका चयन करना चाहिए। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी नस्लें हैं भेड़ की, जैसे चोकला है, मागरा है, अविकलिन है, अविवास्त्रा है, मालपुरा है, गड्डी है और जैसलमेरी है, बीकानेरी है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग भेड़ की नस्लें पाली जाती हैं। तो अपने जलवायु क्षेत्र के अनुसार किसान भाई इन भेड़ की नस्लों को चुनाव कर सकते हैं। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ नहीं रखें।
पशुओं से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकें। उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ नस्ल के बाद में आती है कि उनके आहार प्रबंधन को हम किस तरह से प्रबंधित करते हैं। उसमें भेड़ पालन में विशेष तौर से उनको बाहर ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए ले जाते हैं, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे हम पशुओं को जंगल में चराते हैं और उसके अलावा हरे चारे की भी आवश्यकता होती है। और 500 ग्राम तक अगर हम उन्हें दाना खिलाते हैं तो उनके अंदर जो वेट गेन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और उनके अंदर दूध उत्पादन भी अच्छा होता है, ताकि बच्चों की अच्छी ग्रोथ होती है, उनका वेट गेन जल्दी से बढ़ता है। तो इस तरह से अगर आहार प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे तो जल्दी से वजन ग्रहण होगा और ज़्यादा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खाने पीने का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ों को खिलाते हैं तो आहार पर कम खर्च आता है। 100 किलोग्राम दाना या बांट बनाने की विधि इस प्रकार से है। मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ गंवार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। भेड़ों को सुबह या शाम के समय में चराएं, तेज धूप से बचाएं, स्वच्छ एवं ताज़ा पानी दिन में 3 से 4 बार पिलाएं। इसमें कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में कैसे देखभाल करें। जो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसके लिए भेड़ के केस में एक सीप पॉक्स नाम की बीमारी आती है और एंटेरोटॉक्सीमिया है, ब्रुसेलोसिस है, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस है। ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं। इनका अगर टीकाकरण किसान भाई हर सीजन में करवा लें तो इन बीमारियों से उनके पशु सुरक्षित रहेंगे। भेड़ के केस में सीप पॉक्स जो बीमारी है ये एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि यदि कोई भी पशु ग्रसित है इस बीमारी से, तो जिन क्षेत्रों उसके शरीर में जिन भागों में ऊन नहीं पाई जाती है, जैसे आँखों के नीचे या उसके जांघों के अंदर वाले हिस्से में या पूंछ के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ब्लिस्टर्स दिखाई पड़ेंगे, फफोले दिखाई पड़ेंगे। ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। और कभी अगर किसी भी झुंड में इस तरह की बीमारी आती है तो सर्वप्रथम जो बीमार पशु हैं उनको अलग रखना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। दूसरे पशुओं में भी बचाव के रूप में दवाइयां देनी चाहिए ताकि उनमें ये बीमारी नहीं फैले। और समय समय पर सभी पशुओं में डिवर्मिंग जो कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाती है वो अवश्य खिलाते रहें, ताकि उनके अंदर वर्म लोड कम रहे और अन्य बीमारियों के प्रति हमारे पशु ग्रसित ना हो। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आंवले के बागों में कई तरह के कीटों का प्रकोप देखने को आता है, जिससे काफी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, आप बाग में कीटों की रोकथाम किस प्रकार से करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, आंवले से अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें कीट नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, आंवला में 4-5 प्रकार के कीट आते हैं जो आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आंवला की बाग को गोलमिच कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप समय रहते इस कीट की पहचान करके नियंत्रण किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और इस मौसम में आंवले की जो शाखाएं हैं
शाखाओं के आखिरी सिरे पे आपने देखा होगा कि इसमें गोल गोल छोटी छोटी गांठ जैसी आकृति बन जाती हैं, जिसे हम तना पिट्टिका कहते हैं। इसमें एक कीड़ा होता है, काले रंग की गिडार होती है। इसको आप फोड़ के देखें किसान भाइयों, ये गिडार अंदर घुस करके शाखा की आगे से बढ़वार रोक देती है, वहाँ एक गुच्छा सा बना देती है और आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, इस तरह की अगर तना पिट्टिकाएँ आपको आंवले की फसल में दिखाई दे रही हैं, आंवले के पेड़ों में दिखाई दे रही हैं, तो आप वहाँ से सेकेटियर के सहायता से वहाँ से गांठ के नीचे से इसको चारों तरफ से काट दीजिए, कट कर दीजिए। ऐसी सारी गांठों को आप सारे पेड़ों में से निकाल दीजिए और इसके बाद वहाँ पर वोल्डो पेस्ट का एक सॉल्यूशन घोल तैयार कर लीजिए और ये वोल्डो जो पेस्ट है वहाँ जहाँ आपने सेकेटरी से काटा है वहाँ उस शाखा पर इसको लगा दीजिए। और इसके बाद में डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, आंवला के बाग को बिहार रोमिल इल्ली तथा माहू कीट द्वारा भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है, इसलिए आप समय पर इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। बिहार हेयरी कैटरपिलर एक जो है रोएदार एक इल्ली, एक गिडार हरे भूरे रंग की आंवले की पौधों पर आ जाएगी और ये इल्ली जो है पत्तियों को और उसके फूलों को खा करके काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, जिससे भी हमें हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होगी। डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो ये दवा के छिड़काव से इस कीट का नियंत्रण भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि उसमें अभी एफिड जिसे हम माहू कहते हैं उसका प्रकोप हो जाएगा। काले रंग के भूरे भूरे रंग के जो है माहू के छोटे छोटे जो निम्फ हैं, कीट हैं, इस टहनियों पर और आगे के जो कोमल भाग हैं वहाँ जो है बैठना शुरू करेंगे और उसका रस पीना शुरू करेंगे और हमारी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो किसान भाइयों, ये जो दवा है डाइमेथोएट, ये हमारे तीनों प्रकार के जो कीट हैं उनको जो है नियंत्रित करेगी और जो है उनको नियंत्रण करके इन कीटों से हमारी जो आंवले की फसल है, जो पौधे हैं, उनको बचाएगी और हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता हेल्पलाइन के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से जिस प्रश्न को आज के कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है बोरखेड़ा जिला कोटा के किसान मांगी लाल ने। आप मछली सा बत्तख पालन पर जानकारी चाहते हैं तो मांगी लाल जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। किसान भाइयों, जहाँ पे खेती वर्षा आधारित है एवं यहाँ के खेती समेकित कृषि की तरफ हमारे परंपरागत तरीके से हम खेती करते आए हैं, इसको व्यावसायिक रूप देने के लिए किस प्रकार आप बत्तख पालन को अपना सकते हैं एवं बत्तख के साथ साथ खेती एवं अन्य जो समेकित कृषि के अवयव हैं उनको अपनाकर आप व्यवसायी बन सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा।
मछली सह बत्तख पालन हेतु वर्ष भर तालाब में पानी भरा रहे ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए और तालाब की गहराई कम से कम 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखें। इस प्रकार के तालाब कम से कम आधा हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के हो सकते हैं। तो हमारे किसान जिनके पास तालाब हैं वह तालाब में मछली पालन सह बत्तख पालन को अपनाकर व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। ऐसे में अगर देखा गया है कि जो किसान के पास 1 एकड़ का एक तालाब है तो वह 500 बत्तख पालन कर सकते हैं, जिसमें उनकी लागत खर्च काफ़ी कम होगा और मुनाफा काफ़ी अधिक होगा। तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन लाभप्रद व्यवसाय है। मछली सह बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। अगर अंडा उत्पादन के लिए बत्तख पालन किसान करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रजाति खाकी कैम्बल प्रजाति है। इसमें अंडा करीब 280 से 300 अंडा प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता है। अब खाकी कैम्बल बत्तख पालन करने के जो विभिन्न तरीके होंगे उसमें सबसे पहले चूजा पालन और उसके प्रबंधन की बात हम करना चाहेंगे। चूजा जो कि 1 दिन का आप लेंगे वो अच्छे फार्म से लेंगे। चूजा का पालन थोड़ा जटिल ज़रूर होता है, लेकिन किसान अगर ध्यान दें तो उससे सफल हो सकते हैं। चूजों के लिए शुरुआती सप्ताह में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी और बत्तख को पानी में भीगने से बचाने की ज़रूरत होगी। इन दोनों प्रबंधन व्यवस्था आप करें। साथ में प्री स्टार्टर जो दाना है उसको दाना का जो आकार है, प्रकार है, वह दोनों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हाई प्रोटीन दाना उस समय उसकी आवश्यकता होती है ताकि जो चूजे 1 दिन के हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। जब एक जगह बत्तख इकट्ठा हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उन्हें ठंड लग रही है, तो ऐसे में आप तापमान को निर्धारित करेंगे और जहाँ पे आप चूजा पालन कर रहे हैं वह जगह में फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा भी हो। बात की जाए तो बत्तख दिन के समय तालाब में विचरण करती हैं। रात में उन्हें घर की जरूरत होती है। तालाब की मेड़ पर बांस लकड़ी से बत्तख का आवास हवादार व सुरक्षित बनाना चाहिए, जिसमें आवास का आधा भाग तालाब के पानी के ऊपर और आधा भाग तालाब की मेड़ पर होना चाहिए। इस प्रकार के आवास के रखने का प्रमुख कारण यह है कि बत्तखों द्वारा बचा हुआ आहार, गिरा हुआ आहार तथा बत्तखों के मलमूत्र सीधे तालाब में गिरे और बत्तख घर को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। बत्तखों का बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रति बत्तख कम से कम आधा वर्ग मीटर की जगह हो। जो दाना आपको देना है वह लेयर दाना पे आपको जाना होगा। जब अंडा उत्पादन का समय आ जाएगा उसमें कैल्शियम अलग से आप दे सकते हैं। करीब आहार का 4% से 6% हम कहते हैं कि उसमें कैल्शियम का ज़रूर उपलब्धता हो। सही अंडा बने, अंडे के छिलके मजबूत हों और अंडा देने की जो संख्या है वह सफिशिएंटली जितना हम अनुमानित कर रहे हैं उतना अंडा आपको मिले। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।